हेलो नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं द 50 के कल रात के एपिसोड की। कहने को भैया एपिसोड नया था और कहने को ये शो भी नया है, लेकिन आपने कंटेंट के रूप में क्या देखा? आपने कंटेंट के रूप में देखा दिग्विजय राठी और रजत दल्ले की वही बिग बॉस 18 वाली राइवलरी। वहां पर भी आर्ग्यूमेंट होते थे, वहां पर भी आपने देखा था कैसे उसका टेटुआ पकड़ लिया था। यहाँ पर भी आपने उसी का रिपीट टेलीकास्ट देख लिया। और अगर आप लोग बिग बॉस मराठी फॉलो करते आए हैं तो आपने देखा होगा बिग बॉस मराठी का पिछला वाला जो सीजन था उसमें आर्या नाम की जो लड़की है वो तंबोली को रेपटा मार के शो से बाहर आ गई थी। कहने का मतलब है कि तंबोली और आर्या इनकी जो राइवलरी थी वो यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा दी गई। और पता नहीं क्यों लेकिन जिस तरह से ये पिछले शोज की जो राइवलरीज को यहाँ पर कंटिन्यू करवाया जा रहा है, ये देख करके कहीं ना कहीं शिव ठाकरे और अर्चना गौतम इन दोनों के भी मन में लड्डू फूटने लग गए होंगे। ये बातें बताई नहीं जाती। और क्या पता आने वाले दिनों में आपको शिव ठाकरे और अर्चना गौतम इन दोनों की एक जबरदस्त वाली फाइट देखने को मिल जाए। और वो जो फाइट होगी वो कतई नेचुरल नहीं होगी, एकदम प्री प्लान मटेरियल टाइप की वो फाइट होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने बिग बॉस 14 में गुप्ता और अर्शी वाली फाइट देखी थी, या फिर बिग बॉस 17 में तहलका और अभिषेक वाली फाइट। कहने का मतलब बेहद ही सिंपल सा है मेरा कि ये जो फाइट्स आपको दिखाई जा रही है शो के अंदर, ये कतई नेचुरल नहीं है। ये सारी की सारी जो फाइट्स हैं ये कैसे प्री प्लान्ड होती हैं, कैसे बाहर ये कंटेस्टेंट एक दूसरे को फोन करते हैं, अच्छा सुन मैं आ रहा हूँ तू भी आ रहा है, एक काम करेंगे अपन दोनों पंगा ले लेंगे, अपन दोनों लड़ाई कर लेंगे, अपने ऊपर प्रोमो कट जाएगा। अपने 2-3 हफ्ते का जो सफर है ना भाई, वो तो गारंटेड वहां पर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग इतनी जबरदस्त लड़ाई करेंगे ना भैया, इतना जबरदस्त उस पर प्रोमो कटेगा भाई, लोग अपने बारे में ही बातें करेंगे, शो अपन लोग ही रन करेंगे। तो एक काम करियो, तू मेरे को कुछ बोलियो, मैं तेरे को कुछ बोलूंगा, और फिर तू मेरा कॉलर पकड़ लियो, फिर बाकी सारे लोग आएंगे हाय हाय करके बचाने के लिए, ले भाई प्रोमो कट गया और अपना काम सेट हो गया। तो ये जो कल फाइट हुई है रजत और दिग्विजय की, ये 110% प्री प्लान कहिए या स्क्रिप्टेड कहिए, इन शॉर्ट नेचुरल फाइट तो नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दिग्विजय राठी ने उड़ते तीर लिए और उसके बाद जिस तरह से रजत दल्ले ने रिएक्ट करा, यहाँ पर इसने दिग्विजय ने कोई ऐसे माँ बहन की गालियां नहीं दी थी, बस यही बोला था कि पागलों की टीम है, पागल की टीम है, या फिर पागलों वाली हरकतें हो रही हैं। इतनी सी बात पर रजत दल्ला जो है वो बिदक गया, जबकि ये वही रजत दल्ला है जो एक दिन पहले मुंह में दही जमा करके बैठ गया था जब करण पटेल और सिद्धार्थ के बीच में आर्गुमेंट हुए थे, कहा सुनी हुई थी, जहां पर सिद्धार्थ भारद्वाज ने भर भर के मां बहन की गालियां दी थी। तब तो रजत दल्ले को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर पागल शब्द सुनते से ही पगला गया दल्ला। और जैसे बिग बॉस 13 के अंदर सिड ने पकड़ लिया था ना उसको, अरहान को झक 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 करके उसकी शर्ट फाड़ दी थी, हूबहू बहू वही वाला सीन आपने कल देखा। अब यहाँ पर ये सीन क्रिएट होता है, उसके बाद आप देखिए करण पटेल जो है वो कैसे भाई साहब एक नूबड़ी बच्ची की तरह बिहेव करते हैं। आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। ओ माय गॉड, यहाँ पर अगर ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो भैया मैं नहीं यहाँ पर रहने वाला हूँ, मैं अभी के अभी शो छोड़ने वाला हूँ। ये लोग यहाँ पर अपनी पुरानी हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, मैं शो छोड़ दूंगा। हा ऐसे मतलब नूबड़े बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है ये करण पटेल। और आयरनी देखिए कि पहले एपिसोड में ये करण पटेल ही था जो बड़े बड़े लेक्चर दे रहा था कि यार अपना स्केड्यूल बहुत टाइट रहने वाला है, यहाँ पर फालतू की चीजों के ऊपर कोई कलेश होने की संभावना ही नहीं है, कोई किचन नहीं है, कोई यहाँ पर खामखा के किचन के कलेश नहीं होंगे, कोई फालतू के लफड़े नहीं। Oh, really? लेकिन एक दिन बाद ही यही करण पटेल जो है वो जबरदस्ती में ड्रामा क्रिएट कर रहा है। भैया तेरा तो कोई लेना देना भी नहीं है, तू तो सीन से पूरी तरह आउट है, लेकिन कैसे खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए, उड़ते तीर लेने के लिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के लिए, मैं ये शो आज के आज छोड़ दूंगा, ये जो वायलेंस हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताइए भैया, एक दिन पहले ये करण पटेल ही था जिसने सिद्धार्थ से कहा था मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये चीज वायलेंस की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हो गया जो कि एक्चुअली में एक्टिंग थी, कोई यहाँ पर एक दूसरे को मारने कूटने वाला नहीं था, सिर्फ ये नौटंकी थी शो में प्रोमो कट करने के लिए या फिर शो को हाइप दिलवाने के लिए। लेकिन कैसे करण पटेल यहाँ पर एकदम अलग टाइप का रैंडम रोना कर रहा था, ये आपने कल के एपिसोड में देखा। इसके साथ साथ आपने तंबोली और आर्या यादव का भी एक आर्ग्यूमेंट देखा, जहां पर पिछले शो की जो राइवलरी है उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, जहां पर कि आर्या यादव ने इसको प्लास्टिक बॉडी, बोटॉक्स, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, हम खानदानी रईस हैं, तू छपरी है, बॉयफ्रेंड को लेकर के आ गई है। और बॉयफ्रेंड कौन तंबोली का? अरबाज पटेल। उसने तंबोली का साथ क्यों नहीं दिया? इसके ऊपर तंबोली अलग अपने बोटॉक्स वाली लिप्स लेकर के फफला रही है, तूने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, मैं किसी का बोझा लेकर के नहीं चलूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, तूने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, ओ माय गॉड तू मेरा साथ नहीं दे रहा है, अपने बैटल में खुद लड़ूंगी, आगे से सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ओ माय गॉड अरबाज, व्हाट इज द बेनिफिट? अगर तू मेरे साथ है तो तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है?
और अरबाज बेचारा जो है उसके पास भैया जवाब देने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो बोले भी तो क्या बोले, 2 लड़कियों की लड़ाई हो रही है, उसमें ये मेल आएगा, कूदेगा तो भाई ज़बरदस्ती में इसी के ऊपर 4 उँगलियाँ उठ जाएँगी कि बताओ लड़कियों की लड़ाई में फुटेज खाने के लिए आ गया। कहने का मतलब है कि कल जो कुछ भी हुआ है वो टोटली नॉनसेंस बुलशिट बकवास था। और जो कल एक एक्टिविटी हुई है, एक्टिविटी के नाम पर क्या हुआ भाई साहब, वहाँ पर कुछ योगा मैट बिछा दी गई हैं और 3 टीम ग्रीन, टीम ब्लू, टीम रेड ऐसे करके टीम बना दी गई हैं। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, बस कूदम-कादी करो, रनिंग करो, बर्पीज़ करो, स्क्वाट्स मार लो या जंपिंग जैक कर लो, एक्सरसाइज़ कर लो। कहने का मतलब है कि भैया आप में से जो भी टीम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करेगी, वो टीम जीत जाएगी। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज़ आपने लॉकअप में देखी होंगी। वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करेगा, वो अच्छा खासा रिवॉर्ड वगैरह कुछ जीत पाएगा। तो वहाँ पर भी आपने देखा था जंपिंग जैक, रनिंग, स्क्वाट्स, पुल अप, पुश अप, ये सारी चीज़ें आपने कल भी देखी। और इन्हीं चीज़ों के बीच में कभी शिव ठाकरे ज़ुम्बा करवा रहा है, कभी रजत दल्ला लोगों से रनिंग करवा रहा है, कभी सब कबीले वाले बन करके झिंगल्ला लहू इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और वहीं पर ये दिग्विजय बोल देता है कि क्या पागलपंती चल रही है, क्या पागलों वाली टीम है, क्या पागलपंती वाली हरकतें हैं। इतना सुनते ही रजत दल्ला वाक़ई में पगला जाता है। और फिर वही होता है जो कि हमने बिग बॉस 13 में भी देखा था। वहाँ पर दुबला-पतला ये कीकड़ छाप ये अरहान सिद्धार्थ शुक्ला के सामने आता है, सिद्धार्थ उसको पकड़ के हिला डालता है। वही सीन आपने यहाँ पर देखा और बीच में सारे घरवाले कूद पड़ते हैं और उसके बाद जो ड्रामा नौटंकी वही मतलब विक्टिम कार्ड कह दीजिए या फिर रैंडम रोना कह दीजिए, हिंसा होगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन सारी चीज़ों को शो का होस्ट यानी कि द मास्क मैन वो चुपचाप कोने में खड़ा देखता फिरता है। उसने सोचा था कि ये एक्टिविटी मैं करवा रहा हूँ सो दैट आइस ब्रेक होगी, लोग टीम बॉन्डिंग बनाएँगे, एक-दूसरे को अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, जेल हो जाएँगे, लेकिन नहीं, या तो पूरा प्लान ही बैकफायर हो गया। फिर आनन-फानन में सबको बुलाता है कि मैंने ये एक्टिविटी रखी थी ताकि आप लोग अपने फैन्स के लिए पैसे कमा पाएँ। जितनी ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होगी उसमें ₹100 ऐड करूँगा। इस तरह से आप लोगों ने 1900 कैलोरीज़ बर्न करी हैं, 1,90,000 कुछ होते हैं। लेकिन एक टीम यानी नोबडी टीम जिसने सिर्फ 600 कैलोरी बर्न करी हैं और इस 600 कैलोरीज़ को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60,000 के आसपास कुछ अमाउंट बनता है, जो कि 1,90,000 में से माइनस होगा। और ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये प्राइस पॉट में जुड़ जाएगा आपके फैंस के लिए। आपके फैंस के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको अपने फैंस के लिए एंटरटेनमेंट वगैरह देना है, लेकिन आप लोग तो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। मेरे इस शो में मैं इस तरह की हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। करोड़ों रुपए लगे हैं इसके लिए। मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मामा अर्थ तो वो कौन-सी प्रॉपर्टी वगैरह डैन्यूब की एक बहन दास्तान कौन-सा प्रॉपर्टी है। इस तरह से बातें करके कहीं न कहीं वही पैसे वाला एंगल और फैन्स के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये बात एक बार फिर से वो दोहरा देता है। फैन्स से मुझे याद आया प्रिंस नरूला तुमने 28 सेकंड में टास्क कंप्लीट कर ली थी, तो तुम्हारा एक फैन जो कि रैंडमाइज़र सिस्टम ने पिक करा है, क्या नाम है सैयद वगैरह कुछ नाम था, उसने 1 लाख रुपए जीत लिए हैं। ये देख कर के कहीं न कहीं दिग्विजय और बाकी सारे लोग जो हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, चलो भैया हम भी हमारे फैन्स के लिए कुछ करेंगे। हालाँकि थोड़ी देर पहले ये दिग्विजय जो है वो माइक वगैरह फेंक देता है, मैं शो क्विट कर रहा हूँ, ये दुनिया भर का। जहाँ पर रजत दल्ला फिर से कटाक्ष करता है कि खाने को बहुत कुछ है, मीठा भी है, लेकिन सिंपैथी क्यों खा रहे हैं? इन शॉर्ट पूरे एपिसोड में टाइम टू टाइम रजत और दिग्विजय दोनों एक दूसरे पर टॉन्ट भी मारते रहे, कटाक्ष भी करते रहे। कहने का मतलब वही है कि बिग बॉस 18 वाली जो राइवलरी है उसको ये लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि इस राइवलरी से पहले एपिसोड की शुरुआत में आपने वो प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के बीच में जो राइवलरी चल रही है उसकी आपने फिर से कुछ झलकियां देखी, जहां पर मैक्स टन जिसने कि एल्विश से थप्पड़ खा लिया था, यहाँ पर एल्विश के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो सिर्फ रील बैडमॉस है, रील वाला गैंगस्टर है, वो रियल में तो भीगी बिल्ली है, उसको तो मैं ही मार देता। फिर प्रिंस नरूला भी पंजाबी में बहुत सारी बातें करता है कि मैं उसके शहर में गया था, मैंने तो लोकेशन भी मांगी थी, घर के सामने गया था। इन शॉर्ट यहाँ पर प्रिंस नरूला भी बड़े बड़े दावे कर रहा था कि एल्विश क्या है, चपड़ गंजू है लपड़ झंडे से, वो सिर्फ रील में आकर के राव साहब बनता है, हकीकत में उसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। जितनी ये लोग एल्विश के बारे में बातें कर रहे हैं, मेरा मानना है कि एल्विश यादव को एज अ वाइल्ड कार्ड बनकर के आ जाना चाहिए। फिर देखते हैं कि मैक्स टन और ये प्रिंस नरूला एल्विश के मुंह पर यही बातें कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, एल्विश
एल्विश यादव से मुझे याद आया कि एल्विश यादव के कुछ एक टट्टे भी आए हुए हैं, कोई लक्ष्य करके, कटारिया करके। ये लोग कहाँ हैं, क्या नहीं है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। हालाँकि वो कटारिया से थोड़ी देर के लिए चाहत का कुछ आर्गुमेंट होता है, जहाँ पर ये शायद चूतिया शब्द बोल देता है, तो चाहत भी कल दिखी है इस चक्कर में। जवाब देती है वो कि चप्पल फेंक के मारूँगी। अच्छा, दिखने से मुझे याद आया कि श्रुतिका अर्जुन, जो कि पहले एपिसोड में इतनी खास दिखी नहीं थी, लेकिन कल रात के एपिसोड में दिखने के लिए वही बिग बॉस 18 वाला उसका अतरंगी साउथ इंडियन एक्सेंट लेकर के सेकंड फ्लोर पर भूत रहता, घोस्ट रहता है, मैंने देखा अंकल पहने घोस्ट, ओ माय गॉड चाहत, फालतूपंती वो कर रही है। फालतूपंती से मुझे याद आई अर्चना गौतम, वो भी पहले एपिसोड में इतनी खास दिखी नहीं थी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखी थी। जब उसे पता चला कि शिव ठाकरे की टीम जीत गई है तो है शिव ठाकरे की टीम जीत गई, शिव की टीम जीत गई, बस इतना ही बोलती दिखी थी। हालांकि कल के एपिसोड में उसे कोई तवज्जो नहीं मिलती है, तो ये जो खरगोश वाला मास्क पहन करके जो बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं वहां पर कोने कोने में, उनसे वो बात कर रही है, अरे आप लोग यहाँ खड़े हो, आपको गर्मी नहीं लग रही, आपको गर्मी नहीं लग रही। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने एक पॉइंट रखा कि अर्चना गौतम और शिव ठाकरे, इनकी भी एक अलग हिस्ट्री है बिग बॉस 16 वाली, और चूंकि यहाँ पर अर्चना गौतम को इतना कोई स्क्रीन टाइम मिल नहीं रहा है, शिव ठाकरे ने पहली टास्क जीत ली थी, वो देख करके अर्चना के कहीं ना कहीं गुर्दे छिल गए हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको शिव ठाकरे वर्सेस अर्चना गौतम का एक अलग ही पंगा फिर से देखने को मिल जाए। और शिव ठाकरे से मुझे याद आया कि शिव ठाकरे जैसे बिग बॉस 16 के अंदर साजिद का पूंछ बनकर के घूम रहा था, वही अंदाज वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है, और शिव ठाकरे कुछ और नहीं, प्रिंस नरूला की पूंछ बन चुका है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। अगर प्रिंस नरूला दिन को रात बोल रहा है तो शिव ठाकरे भी उसकी हाँ में हाँ ही मिला रहा है। हालांकि इसे आप उसकी स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, प्लानिंग बोल सकते हैं, क्योंकि भैया जितने ज्यादा लोगों से आप अपना कनेक्शन बना लोगे, या फिर जितने ज्यादा लोगों की आप गुड बुक्स में आ जाओगे, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे शो में टिकने के। क्योंकि हमने पहले ही एपिसोड में देख लिया था, वो जो वंशज नाम का जो बच्चा है, जो लड़का है, उसे इस बेसिस पर निकाल दिया गया कि भैया तुमने किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाई, तुमने किसी से बातचीत नहीं करी। इसके बारे में खानजादी यानी बिग बॉस 17 की हरामजादी, वो यहाँ पर प्रिंस नरूला से ही बात कर रही थी कि आपने क्या देख करके उसको निकाल दिया, आपने उर्वशी जी को क्यों नहीं निकाला, मैं होती तो उर्वशी जी को निकाल देती। तो यहाँ पर प्रिंस का ये कहना था कि तुम्हें उर्वशी जी का नाम पता है, नाम याद है, उस बंदे का तुम्हें नाम नहीं पता। दैट मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उर्वशी जी को हम पहले से जानते हैं या फिर उन्होंने बातचीत करी। जबकि यहाँ पर खानजादी का जो पॉइंट था ना, वो ज्यादा वैलिड था, क्योंकि खानजादी का कहना था आपको परफॉर्मेंस देखना चाहिए था, ना कि नाम पहचान। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर खानजादी ने काफी अच्छे तरीके से अपने पॉइंट रखे थे, बट अगर एक वो पॉइंट रख देती ना, तो वहां पर प्रिंस की बोलती बंद हो जाती। अगर वो इतना बोल देती कि प्रिंस, अगर तुम उस सिचुएशन में होते वंशज की जगह, और तुम्हारे सामने उर्वशी ढोलकिया होती, और मेरे हाथ में ये फैसला लेने का अधिकार होता, और मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को, तुम्हारे स्किल्स को, तुमने जितने एफर्ट डाले हैं सबको इग्नोर कर देती, और सिर्फ ये बोलती कि उर्वशी ढोलकिया को मैं पहले से जानती हूं या उन्होंने मुझसे बात करी है, तो मैं उन्हें विनर डिक्लेयर करती, तो क्या तुम ग्रेसफुली मेरे उस फैसले को स्वीकार करते, या फिर तुम वहां पर अपने एफर्ट्स की पीपीड़ी बजाते? इस तरह का वो सवाल करती तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जो भी उसने खानजादे ने यहाँ पर बातें करी हैं, वो काफी अच्छे से रखी हैं। उसका जो क्लियर थॉट प्रोसेस है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस को तवज्जो नहीं दी गई है, यहाँ पर सिर्फ जान पहचान या फिर जो बाहरी कनेक्शन है या फिर अंदर खाने की जो सेटिंग है, उसे तवज्जो दी गई है। ऑल्दो खानजादी मेरे को कोई खास पसंद नहीं है, बिग बॉस 17 में भी बहुत ही नूबड़ी लगती थी, फालतू के लव लपाटे वगैरह खेला करती थी, 1760 तरीके से मूड स्विंग हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसके खानजादी के ओपिनियन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थे। ओपिनियन से मुझे याद आया कि भैया बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की विनर दिव्या अग्रवाल, या फिर वो रिद्धि डोगरा, या फिर वो रिद्धिमा पंडित, और बिग बॉस 16 नहीं, बिग बॉस 19 की वो नेहल चुडासमा, या फिर वो नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली, भैया इनके ना कोई ओपिनियन है, ना ही कोई थॉट प्रोसेस है, कहीं से कहीं तक ये लोग दिखते ही नहीं। नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली वो कितनी योग्य है, कितनी काबिल है रियलिटी शोज के लिए, कितनी काबिल नहीं है, ये आपने बिग बॉस 19 में भी देख लिया था। सिर्फ वो बुली गैंग के तलवे चाट चाट करके उनके लिए चाय ऑमलेट बना बना करके आगे बढ़ती थी। यहाँ पर भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खाना वगैरह सब बाहर से आ रहा है, ओपिनियन के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसका टास्क पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए कल के एपिसोड में देखिए, वो पलंग उनका है, अरे हम उनके पास नहीं जाएंगे, अरे वो हम ऐसे नहीं कर सकते, उन्होंने वो रख दिया जैकेट, हाँ हम नहीं कर सकते, इतना ही वो दिखी है। रिद्धि डोगरा कल बिल्कुल नहीं दिखी है, रिद्धिमा पंडित नहीं दिखी है, दिव्या अग्रवाल नहीं दिखी है, एलवी
एल्विश के वो टट्टे-वट्टे, चकरगट्टे पता नहीं वो कहाँ हैं, कौन-सी दुनिया में दिखते ही नहीं है। एक कोई ये शिविन करके वो भी शिव की तरह यहाँ पर प्रिंस की पूँछ बंद करके घूमने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मैक्सटन से भी आर्गुमेंट वगैरह होता है। यही सब कुछ चीज़ें रही हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा एक कोई लड़की है भव्या करके, वो प्रिंस नरूला से बात कर रही थी कि तुम फ्लेक्स करते हो और जैसा कि हम सब देख चुके हैं, जानते भी हम सब कि प्रिंस नरूला तो प्रिंस नरूला है। चाहे वो फिज़िकल टास्क हो, चाहे वो वर्बल आर्गुमेंट हो, डिबेट हो, वो हर जगह अपने पॉइंट अच्छे से रखता है और कल भी उसने काफ़ी अच्छे से अपने पॉइंट रखे कि भैया मैं फ्लेक्स क्या कर रहा हूँ, अगर 10 में से 9 बार मेरा गैंग मेंबर अगर रोडीज़ के फाइनल में आया है, तो ये फ्लेक्सिंग थोड़ी हुई है। फ्लेक्सिंग तो वो होती है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने जितने रियलिटी शो करे हैं, सब में मैं जीता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ, तो वो फ्लेक्सिंग मानी जाएगी। अब वो फ्लेक्सिंग मानी जाएगी या वो एक सच होगा, ये तो सब भई अपनी-अपनी सोच पर डिपेंड करता है क्योंकि ये तो एक फैक्ट है। ये बंदा जिस शो में गया है, उस शो को जीत कर ही आया है, चाहे वो रोडीज़ हो, चाहे वो बिग बॉस 9 हो या वो नच बलिए हो और क्या पता भाई, ये जो शो है द 50 यहाँ पर भी वो जीत जाए क्योंकि उसका लक कुछ ऐसा ही है कि वो जिस शो में घुसता है, उस शो को जीत कर ही बाहर आता है। अब ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पर फुलफिल हो पाता है, रिपीट होता है या नहीं होता है, ये सब तो खैर हम लोग आने वाले दिन में या फिर आने वाले एपिसोड्स में अच्छे से देख ही लेंगे। देखने से मुझे याद आया कि कुछ कंटेस्टेंट जो कि पहले दिन अच्छे दिखे थे, वो लोग वापस से सेकंड डे में भी अच्छे लगे। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स कहिए, कुछ वो एल्विश के टट्टे जो पहले दिन भी मतलब हार्डली कहीं विजिबल थे, वो लोग कल भी बहुत ही कम दिखाई दिए हैं। वो रिद्धि डोगरा कहें, रिद्धिमा पाठक कहें या फिर कुछ और भी जो कंटेस्टेंट हैं, वो कोई काका-वाका या फिर वो जो बिग बॉस मराठी में आया ना फोकस्ड इंडियन, उसके ग्रुप का एक बंदा है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ये सब भीड़ में कहीं खो से गए हैं। हालाँकि बेबिका धुर्वे या फिर ये श्रुतिका या चाहत या आर्या जाधव और एक और कोई लड़की है जाह्नवी, ये लोग कल थोड़े से खुल करके बाहर आए हैं। कुछ हद तक इन्होंने स्क्रीन टाइम ग्रैब कर लिया है। देखते हैं कि जो बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं, वो कब नींद से जागते हैं। ऐसा ना हो कि उनकी नींद खुले, उसके पहले ही उनका इविक्शन ऑर्डर लिख दिया जाए। आई थिंक आज रात के एपिसोड में किसी न किसी का इविक्शन होने वाला है। किसका होगा, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड। बाकी कल रात के एपिसोड में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, इसका तो लेखा-जोखा मैंने आपके सामने रख ही दिया है। अब इन सारी ही बातों के बारे में आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट करके शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।